हेलो एंड वेलकम प्यारे बच्चों, जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं बहुत ही जल्द पूरी फिजिक्स को चैप्टर वाइज पढ़ाना शुरू करने वाला हूं। तो प्यारे बच्चों, अब वो दिन आ चुका है। आज से हम पूरी फिजिक्स को चैप्टर वाइज एक एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए और हर एक कॉन्सेप्ट से संबंधित ढेर सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हुए, साथ ही साथ हमारे पास जो बहुत ही अच्छी अच्छी बुक्स हैं जैसे कि एच.सी. वर्मा और आई.ई. इरोडो, इनको भी सॉल्व करते हुए हम चलेंगे प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों, आज से ये जो क्लासेस मैं आपको देने वाला हूँ, ये आपके लिए बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही शानदार, और मैं बोलता हूँ कि ये इनफ होंगी आपके किसी भी एग्जाम की तैयारी के लिए। जैसे कि आप अगर नीट की तैयारी कर रहे हो, या फिर आप जेईई मेंस की तैयारी कर रहे हो, या फिर आप जेईई मेंस एंड एडवांस्ड दोनों की तैयारी कर रहे हो, या फिर आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, इन सारे ही एग्जाम्स के लिए प्यारे बच्चों, ये जो क्लासेस मैं आपको देने वाला हूं, ये इनफ है प्यारे बच्चों। आपको कहीं और से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मुझे पता है प्यारे बच्चों, बहुत सारे बच्चे कहीं ना कहीं ऑनलाइन पेड कोर्सेज को ले रखे होंगे। बहुत सारे ऐसे भी बच्चे हैं जो बड़ी बड़ी ऑफलाइन कोचिंग्स में एडमिशन लेकर पढ़ रहे होंगे। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी बच्चे हैं जिनके पास इतना भी थोड़ा सा पैसा नहीं होता कि मतलब वो किसी भी एक सस्ते से ऑनलाइन पेड कोर्स को भी ले सकें। ठीक, ऐसे भी बच्चे हैं। ठीक, ऑफलाइन कोचिंग में तो दूर, ऑफलाइन कोचिंग में तो बहुत फीस लगती है। तो ऐसे सभी बच्चों के लिए ये जो कोर्स होने वाला है, ये पूरी तरह से फ्री ऑफ कॉस्ट होने वाला है। और जो कंटेंट आपको मिलने वाला है, ये जो बड़ी बड़ी कोचिंग्स में ढेर सारा पैसा लेकर के पढ़ाया जाता है और बड़ी बड़ी ऑनलाइन संस्थाओं में पेड कोर्सेज के थ्रू पढ़ाया जाता है, उनसे कम नहीं होने वाला, बल्कि उनसे ज़्यादा ही आपको यहाँ पर प्यारे बच्चों मिलने वाला है। इसलिए इस चैनल के साथ जुड़ें और अपनी तैयारी को यहाँ से मजबूत करें प्यारे बच्चों। और ऐसे बच्चे जो कि कहीं से पहले से पढ़ रहे हैं पेड कोर्सेज के थ्रू या ऑफलाइन कोचिंग्स में, वो भी यहाँ से जुड़े, क्योंकि उनको भी यहाँ से बहुत कुछ मिलेगा प्यारे बच्चों। ठीक, तो चलिए प्यारे बच्चों, हम लोग अपनी पढ़ाई को आज से शुरू करते हैं। देखिए, आज जो शुरू हुआ है, ये महीना कौन सा चल रहा है प्यारे बच्चों? ये नवंबर का महीना है प्यारे बच्चों। इसलिए हम लोग ऑलरेडी बहुत पीछे हो चुके हैं। तो मैं आप लोगों से इस बात के लिए माफ़ी ज़रूर मांगूंगा कि मैं शुरुआत से नहीं हर एक चैप्टर को पढ़ा पाऊंगा। क्यों? क्योंकि अगर हम शुरू से पढ़ने जाएं, शुरू वाला चैप्टर कौन सा है? सबसे शुरू में जो चैप्टर आता है वो आता है प्यारे बच्चों इरर। तो अगर हम वहां से शुरू शुरू करने जाएंगे तो हमारा जो कोर्स है वो अब कंप्लीट नहीं हो पाएगा टाइम से। इसलिए मैंने बीच से शुरू करने का सोचा है। सेंटर ऑफ मास जो चैप्टर है प्यारे बच्चों, यहां से मैंने शुरू करने के लिए सोचा है। इसके पहले वाले जो चैप्टर्स हैं वो मैं आशा करता हूं कि आप कहीं ना कहीं से पढ़ चुके होंगे। और अगर नहीं पढ़ चुके प्यारे बच्चों, तो प्लीज आप कहीं ना कहीं से ऑनलाइन जो पढ़ा रहे हैं बहुत सारे टीचर्स, यूट्यूब पर ही वहां से देख सकते हैं, या आप जहां से पढ़ रहे हो वहां अपने टीचर से पढ़ ही रहे होंगे प्यारे बच्चों। ठीक है, मुझे विश्वास है कि आप यहां तक पढ़ चुके होंगे। तो चलिए हम लोग सेंटर ऑफ मास से शुरुआत करने जा रहे हैं। और जो पीछे के चैप्टर हैं उनको भी हम पढ़ेंगे, लेकिन एक बार सेंटर ऑफ मास से लेकर के लास्ट तक पूरा 11th का कोर्स जितना होता है वो पूरा खत्म कर लें। उसके बाद जो छूटा हुआ पार्ट है उसको भी बहुत ही अच्छे से हम पढ़ेंगे प्यारे बच्चों। ठीक है, तो चलिए आज से हम अपनी क्लासेस की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला जो टॉपिक हमने लिया है वो है प्यारे बच्चों सेंटर ऑफ मास। ठीक, तो चलिए सबसे पहले तो हम यही समझते हैं कि हमें सेंटर ऑफ मास कब पढ़ना है, कब जरूरत पड़ती है सेंटर ऑफ मास पढ़ने की। प्यारे बच्चों, जब हम अपनी स्टडी को सिर्फ एक पार्टिकल तक सीमित ना रखें, ठीक है, सिर्फ एक पार्टिकल तक हम अपनी स्टडी को सीमित ना रख करके ढेर सारे पार्टिकल्स के बारे में एक साथ अध्ययन कर रहे हों, तो वहां पर हमें सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट पढ़ना बहुत ही जरूरी हो जाता है प्यारे बच्चों। ठीक है, अब इस बात को जरा समझ लीजिए। जैसे अभी हमने पढ़ा कि इससे पहले वाले चैप्टर्स में जैसे हमने पढ़ा होगा कि एक बॉडी है जो कि 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से चल रही है। तो बताओ किस टाइम में कहाँ पर होगी, या किसी टाइम पर क्या वेलोसिटी होगी, क्या स्पीड होगी। तो इस तरीके की चीज़ें जब हमने पढ़ी, तो वहाँ पर प्यारे बच्चों वो एज ए पार्टिकल वहाँ पर उसको अध्ययन लिया गया था और एज ए पार्टिकल मान करके उसका अध्ययन किया गया था।
वहां पे एक सिंगल पार्टिकल मान करके उसको अध्ययन किया गया था, ठीक है, या मैं कहूं कि उसको एक सिंगल पॉइंट मास मान करके उसका अध्ययन किया गया था प्यारे बच्चों, ठीक है। अब अगर बात की जाए सेंटर ऑफ मास की, तो ये खुद एक पॉइंट है प्यारे बच्चों। सेंटर ऑफ मास क्या है? ये एक पॉइंट है प्यारे बच्चों, ठीक। तो जब हम पॉइंट मास को के बारे में अध्ययन कर रहे थे, सिर्फ एक पॉइंट मास को लेकर के अध्ययन कर रहे थे, तो वो तो एक खुद एक पॉइंट था प्यारे बच्चों, ठीक है, वो खुद एक पॉइंट था। अब सेंटर ऑफ मास एक पॉइंट है, तो पॉइंट के अंदर भी पॉइंट, ऐसा तो हो नहीं सकता। अब इसी को बॉडी कह लो, चाहे इसी को सेंटर ऑफ मास कह लो, क्योंकि यही एक ही पॉइंट है, चाहे ये सेंटर ऑफ मास का पॉइंट कह लो, ठीक है। तो सब चीज यही है, सेंटर ऑफ मास भी यही है, बॉडी भी यही है, ये खुद एक पॉइंट है, ठीक है। अब पॉइंट के अंदर पॉइंट कहां ढूंढोगे, ठीक। इसलिए जब पॉइंट मास के बारे में हम अध्ययन कर रहे थे, केवल एक सिंगल पॉइंट मास को लेकर के हम आगे बढ़ रहे थे, तो वहां पर प्यारे बच्चों सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट पढ़ने की जरूरत नहीं थी, ठीक। लेकिन जब हमारे पास ऐसे ढेर सारे पार्टिकल्स हो जाएं, ढेर सारे पॉइंट मास हो जाएं प्यारे बच्चों, तो क्या हो, तो वहां पे फिर सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट पढ़ने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि ढेर सारे पार्टिकल है हमारे पास, ढेर सारे पॉइंट मास है, पूरा एक सिस्टम है पार्टिकल का, ठीक। तो फिर उनका कोई ना कोई सेंटर जरूर होगा प्यारे बच्चों। तो उस सेंटर को हम सेंटर ऑफ मास कहेंगे, और उस सेंटर पर प्यारे बच्चों वहां पे हम उस पूरे सिस्टम का जितना भी मास होता है, उस पूरे मास को उसी पॉइंट पर कंसंट्रेटेड मान सकते हैं। ऐसा मान करके हम चल सकते हैं कि जो पूरा सिस्टम है ना, जितने भी पार्टिकल है पूरे सिस्टम में, उन सभी को मिला करके जितना मास बनता है, वो पूरा का पूरा मास सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट पर रखा हुआ है, और उस पॉइंट को हम कहते हैं सेंटर ऑफ मास प्यारे बच्चों, ठीक है। हम पूरे सिस्टम के मास को उस सेंटर ऑफ मास के पॉइंट पर रखा हुआ मान सकते हैं, और उसी को लेकर के आगे अपनी स्टडी को आगे हम बढ़ सकते हैं, ठीक प्यारे बच्चों। सेंटर ऑफ मास का जो कॉन्सेप्ट है प्यारे बच्चों, वो पढ़ना बेहद ही जरूरी है। क्यों जरूरी है? कि जैसे जब सिंगल पार्टिकल था, जब हम एक पॉइंट मास को लेकर के अध्ययन कर रहे थे, तब तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैं बात करूं जैसे कि मेरे पास ये मार्कर है, अब इसमें अनंत पार्टिकल्स हैं प्यारे बच्चों, बहुत सारे, ये एक पॉइंट मास की तरह मैं नहीं ले रहा हूं इसको, ठीक है, मैं इसको एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट की तरह ले रहा हूं, तब इसमें बहुत सारे पार्टिकल हैं, बहुत सारे पार्टिकल हैं, अगर इसको एक पॉइंट मास की तरह नहीं लिया गया। अब अगर प्यारे बच्चों मैं इसको ऐसे कुछ फेंक दूं, तो देखिए ये किस तरीके से मोशन करेगा, ये कुछ ऐसे घूमेगा भी और आगे आगे भी बढ़ता जाएगा। तो प्यारे बच्चों ऐसे केस में अगर मैं बोलूं कि बताइए कि ये जो यहां पर पार्टिकल होगा, यहां पे पार्टिकल जो होगा, उसकी पोजीशन बताओ आफ्टर 2 सेकेंड, हमारे फेंकने के 2 सेकेंड बाद पोजीशन क्या होगी। तो प्यारे बच्चों ऐसे केस में ये सिर्फ ऐसे थोड़ा ना चल रहा है, अगर ये सिर्फ ऐसे चल रहा होता तो हम प्रोजेक्टाइल मोशन के कॉन्सेप्ट लगा करके निकाल सकते थे, ठीक है, लेकिन प्यारे बच्चों ये ऐसे रोटेट भी कर रहा है, तो ऐसे केस में फिर हम सिर्फ प्रोजेक्टाइल मोशन का कॉन्सेप्ट पढ़ करके यहाँ पे आंसर नहीं निकाल पाएंगे। एक पॉइंट मास के जो कॉन्सेप्ट यूज होते थे पॉइंट मास में, उसको लेकर के हम सिर्फ आंसर नहीं निकाल पाएंगे, निकाल सकते हैं लेकिन बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा प्यारे बच्चों। इसलिए हमें यहाँ पर सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट पढ़ना बहुत जरूरी है। यहाँ पे अगर हम सेंटर ऑफ मास कॉन्सेप्ट के बारे में जानते हैं, तो यहाँ पे ये जो इसका मोशन होगा उसको जानना काफी आसान हो जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि सेंटर ऑफ मास एक पॉइंट है, मैंने क्या बोला, यह एक पॉइंट है। तो पॉइंट को, अगर ये पॉइंट है और संपूर्ण बॉडी का मास इसी पॉइंट पर रखा हुआ मान लिया जाए, तो ये एक पॉइंट मास बन गया। अब एक पॉइंट मास अगर है तो इसको अगर फेंकोगे तो पॉइंट है, पॉइंट में रोटेशन कहां से आ गया, पॉइंट में फिर रोटेशन नहीं होगा जैसे इस बॉडी में है, वो तो सिर्फ और सिर्फ प्रोजेक्टाइल मोशन करेगा प्यारे बच्चों, सिर्फ और सिर्फ प्रोजेक्टाइल मोशन। तो सेंटर ऑफ मास का जो स्टडी है, उसका मोशन का जो स्टडी है, उसको हम प्रोजेक्टाइल मोशन के कॉन्सेप्ट से स्टडी कर सकते हैं, क्योंकि वो एक पॉइंट की तरह ही चलेगा और संपूर्ण बॉडी का मास उसी पर कंसंट्रेटेड माना जाएगा, ठीक है, जैसे हम पहले पढ़ते थे। तो वहां पर जो सेंटर ऑफ मास होगा वो सिर्फ प्रोजेक्टाइल मोशन के कॉन्सेप्ट से उसका जो मोशन है वो रीड किया जा सकता है, ठीक है। और अगर हम सेंटर ऑफ मास के मोशन को रीड कर पाए, तो अब अगर हम देखें तो बाकी के जो पार्टिकल है वो सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में
किसी न किसी सर्कल पर घूम रहे होंगे। ठीक है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, अगर हम एंगुलर स्पीड जानते होंगे तो वो तो हम जानते ही होंगे। ठीक है, एंगुलर स्पीड तो हमें पता ही होगी उनके इसके घूमने की। ठीक है, सेंटर ऑफ मास के अबाउट। तो एंगुलर स्पीड अगर हमें पता है तो हम पहले तो सेंटर ऑफ मास को देखेंगे कि आफ्टर 2 सेकेंड सेंटर ऑफ मास कहां पहुंच गया है। कैसे? प्रोजेक्टाइल मोशन के कॉन्सेप्ट लगा करके, क्योंकि उसे हम एक पॉइंट मास की तरह ट्रीट कर सकते हैं। ठीक है, तो प्रोजेक्टाइल मोशन के कॉन्सेप्ट के थ्रू हम आफ्टर 2 सेकेंड सेंटर ऑफ मास की पोजीशन, उसकी वेलोसिटी सब निकाल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में जिस पॉइंट की पोजीशन देखना हो उसको देख लो। तो वहां से प्यारे बच्चों हम जहां से फेंके हैं ना, वहां से भी उसकी पोजीशन बहुत ही इजीली बता पाएंगे, जिस भी पार्टिकल की पोजीशन और वेलोसिटी वगैरह हम निकालना चाहते हैं। ठीक प्यारे बच्चों, तो इसलिए सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट पढ़ना बहुत जरूरी है जब हम बात कर रहे हो सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स की। ठीक है, तो जब सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स की बात की जाएगी, मतलब ढेर सारे पॉइंट मासेस होंगे, ढेर सारे पार्टिकल्स होंगे, यानी उनका पूरा एक सिस्टम होगा। तो जब बात हो सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स की, तब वहां पर सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट पढ़ना जरूरी हो जाता है प्यारे बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पर कई बार सेंटर ऑफ मास, जो ये चैप्टर का नेम है, इसी चैप्टर का नेम हम दे देते हैं सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, क्योंकि हम इस चीज को पढ़ते ही हैं जब बात हो रही हो सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स की। ठीक प्यारे बच्चों, तो कई बार हम इस चैप्टर का नेम सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स भी दे देते हैं। चलिए, अब हमने ये समझा कि सेंटर ऑफ मास को हम कब पढ़ते हैं, क्यों पढ़ते हैं। ठीक, अब हम देखते हैं, और मैंने ये भी बता दिया कि सेंटर ऑफ मास प्यारे बच्चों क्या होता है। ठीक है, ये जैसे हमारे पास बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, तो ऐसा एक पॉइंट होगा जहां पर उस संपूर्ण सिस्टम का मास उसी पॉइंट पर कंसेंट्रेटेड माना जा सके, उस पॉइंट को प्यारे बच्चों हम सेंटर ऑफ मास कहते हैं। ऐसा मैंने आपको बता दिया। तो इसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर सेंटर ऑफ मास की डेफिनेशन भी लिख सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ प्यारे बच्चों? सेंटर ऑफ मास के बारे में मैं थोड़ा सा लिख देता हूं। ये क्या है? एक पॉइंट है, इट इज ए पॉइंट, इट इज अ पॉइंट। ये क्या है? ये एक पॉइंट है प्यारे बच्चों। यहां पे पॉइंट मास की तरह इसको ट्रीट किया जाएगा। ठीक है, तो इट इज ए पॉइंट एसोसिएटेड with system of particles, system of particles। ये पॉइंट है जो सिस्टम ऑफ पार्टिकल से एसोसिएटेड है प्यारे बच्चों। ठीक है, where whole mass of the system supposed to be concentrated। ठीक प्यारे बच्चों, तो ये एक पॉइंट है जो कि सिस्टम ऑफ पार्टिकल से एसोसिएटेड होगा, और वो जो सिस्टम ऑफ पार्टिकल होगा उसका होल मास, उसका पूरा मास प्यारे बच्चों उसी पॉइंट पर कंसंट्रेटेड माना जा सकता है। ठीक है, तो ये हो गया सेंटर ऑफ मास प्यारे बच्चों। ठीक है, तो ये हमने सेंटर ऑफ मास के बारे में थोड़ा सा बातें जाने। अब हम जानेंगे कि सेंटर ऑफ मास को कैसे हम पाते हैं, कैसे हम निकालते हैं। सेंटर ऑफ मास किसी सिस्टम ऑफ पार्टिकल के लिए कहाँ होगा, तो इन सब चीज़ों के लिए, और सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये सब चीज़ें क्या होंगी। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम आगे अध्ययन करेंगे, और सेंटर ऑफ मास को कॉन्सेप्ट को पढ़ करके इससे संबंधित ढेर सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी हम करेंगे, जो जेईई अक्सर पूछता है प्यारे बच्चों। तो चलिए यहाँ पर अब हम बढ़ते हैं आगे की ओर। तो इसको जरा हम साफ कर देते हैं प्यारे बच्चों, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए प्यारे बच्चों, अब हम थोड़ा सा ये जान लेते हैं कि हमारे पास जो सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स हैं वो कितने तरह के हैं प्यारे बच्चों, कितने तरीके के सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स हैं। ठीक है, आप लोग बड़ी अच्छी तरह से जानते हो, लेकिन मैं थोड़ा सा लिख देता हूं यहां पर।
टाइप्स ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। टाइप्स ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स प्यारे बच्चों, ठीक। यहां पर सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स कितने तरह के हो सकते हैं। एक तो प्यारे बच्चों ऐसा हो सकता है कि हमारे पास ढेर सारे पॉइंट मासेस हों और वो दूर दूर बिखरे हुए हों, ऐसे इस तरीके से, ठीक, इस तरीके से हो सकते हैं M4। इस तरह ढेर सारे ऐसे पार्टिकल्स हों, ठीक है, और इनको मिला लिया जाए तो ये एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स है ना, ये पूरा एक सिस्टम बन गया पार्टिकल्स का, ठीक। तो ऐसे अलग अलग है सारे पार्टिकल्स, एक दूसरे से अलग अलग हैं, तो इसलिए ऐसे सिस्टम को हम बोलेंगे प्यारे बच्चों डिस्क्रीट सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, ठीक प्यारे बच्चों, डिस्क्रीट सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स या डिस्क्रीट ऑब्जेक्ट सिस्टम ऐसा भी बोल सकते हैं, सिस्टम, ठीक। और दूसरा क्या हो सकता है, अगर ये पार्टिकल एक दूसरे में जुड़े हुए हों, जैसे कि हमारे पास कोई एक्सटेंडेड बॉडी हो, ठीक, जैसे मैं मार्कर ही ले लूं, ठीक। अब ये पार्टिकल इसके एक दूसरे से अलग नहीं है, ऐसा नहीं कि एक पार्टिकल यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, सारे एक दूसरे में जुड़े हुए हैं, ये एक एक्सटेंडेड बॉडी है। तो जब ऐसी कोई बॉडी हो एक्सटेंडेड बॉडी, तो वहां पे सारे पार्टिकल्स एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, ठीक। तो यहाँ पे जो सिस्टम ऑफ पार्टिकल है हम उसको कॉन्टिन्यूअस ऑब्जेक्ट सिस्टम बोल देते हैं, ठीक है, कॉन्टिन्यूअस बॉडीज, ठीक है, या कॉन्टिन्यूअस ऑब्जेक्ट सिस्टम, कॉन्टिन्यूअस सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक प्यारे बच्चों। तो यहाँ पे हम बोल देते हैं कॉन्टिन्यूअस ऑब्जेक्ट सिस्टम। तो ऐसा भी हम इनको बोल सकते हैं। तो ये दो तरीके के सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स हमारे पास होंगे। अगर पार्टिकल्स अलग अलग हैं एक दूसरे से तो उसको हम बोलेंगे डिस्क्रीट सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स या डिस्क्रीट ऑब्जेक्ट सिस्टम। और अगर पार्टिकल एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ठीक है, जैसे कोई एक्सटेंडेड बॉडी हो, तो वहां पे जो सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स है वो क्या कहलाएगा, कॉन्टिन्यूअस बॉडीज कह दो, या कॉन्टिन्यूअस सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स बोल दो, या कॉन्टिन्यूअस ऑब्जेक्ट सिस्टम बोल दो, ठीक प्यारे बच्चों, ठीक। अब इसके क्या एग्जांपल्स हो सकते हैं, जैसे मार्कर हो गया, या फिर हम अक्सर इसके अंदर पढ़ते हैं स्फेयर वगैरह, जैसे स्फेयर हो गया, या हमारे पास रिंग हो गई, या फिर हमारे पास डिस्क हो गई, या फिर हमारे पास जैसे ऐसा अपने पास ये क्या है, ये कोन हो गया प्यारे बच्चों, इस तरीके की चीजें हैं। और इसी में बहुत सारी चीजें, जैसे कोई रॉड हो गई, ठीक, इस तरीके ये सारी चीजें क्या है, ये प्यारे बच्चों क्या है, एक्सटेंडेड बॉडीज हैं। तो इनको हम बोलेंगे कॉन्टिन्यूअस सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स या कॉन्टिन्यूअस ऑब्जेक्ट सिस्टम, ठीक प्यारे बच्चों। तो इस तरीके से दो प्रकार के हमारे पास सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स नजर आए। चलिए अब हम इनको साफ करते हैं और बढ़ते हैं आगे अपने अध्ययन पर, ठीक। इसको जरा हम साफ कर लेते हैं। चलिए अब हम ये देखेंगे कि हम सेंटर ऑफ मास कैसे निकालेंगे, ठीक है। सेंटर ऑफ मास कहाँ है, सबसे पहले तो हम ये फाइंड करें, सेंटर ऑफ मास की पोजीशन फाइंड करें, इसके बाद हम इसकी वेलोसिटी वगैरह के बारे में चर्चा करेंगे, और उसके बाद एक्सेलरेशन वगैरह, ये सब सारी चीजें हम आगे देखेंगे। तो सबसे पहले तो हम यही देखेंगे कि जो सेंटर ऑफ मास है उसकी पोजीशन कैसे निकालते हैं प्यारे बच्चों। तो सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं। देखिए अब हमने देखा कि यहाँ पे हमारे पास जब सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स होगा तब हम सेंटर ऑफ मास की बात करेंगे। अब सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स प्यारे बच्चों दो प्रकार के हमने देखे, डिस्क्रीट सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स या डिस्क्रीट ऑब्जेक्ट सिस्टम, और दूसरा है कॉन्टिन्यूअस ऑब्जेक्ट सिस्टम प्यारे बच्चों। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं डिस्क्रीट ऑब्जेक्ट सिस्टम। जब हमारे पास डिस्क्रीट ऑब्जेक्ट्स हों, ढेर सारे अलग अलग पार्टिकल्स हों, तो वहां पे वो जो सिस्टम बना उसका जो सेंटर ऑफ मास होगा उसकी पोजीशन हम कैसे निकालेंगे, सबसे पहले मैं ये देखूंगा, ये पढ़ेंगे हम लोग। उसके बाद प्यारे बच्चों जब वो पोर्शन खत्म हो जाएगा डिस्क्रीट वाला, तो हम कॉन्टिन्यूअस बॉडीज का सेंटर ऑफ मास कैसे पाते हैं वो भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि डिस्क्रीट सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के लिए जो सेंटर ऑफ मास की पोजीशन है वो कैसे निकालते हैं। चलिए देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर ये मैं बता रहा हूं किसके लिए, जब हमारे पास डिस्क्रीट सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स हो। तो मान लीजिए प्यारे बच्चों हमारे पास, देखिए सबसे पहली बात मैं बात कर रहा हूं पोजीशन की, ठीक है।
पोजीशन की, मुझे क्या बताना है, सेंटर ऑफ मास की पोजीशन। तो पोजीशन के लिए तो क्या है, एक कोऑर्डिनेट सिस्टम सबसे पहले लेना पड़ेगा, ठीक है, किसी न किसी रेफरेंस पॉइंट से ही तो आप पोजीशन बताओगे, है ना। तो वो रेफरेंस पॉइंट क्या है, ओरिजिन है, और उससे प्रॉपरली अगर हमें बताना हो कोऑर्डिनेट वगैरह कि इसके कोऑर्डिनेट क्या हैं, ये सब बताना हो, पोजीशन वगैरह एग्जैक्टली बताना हो, तो उसी ओरिजिन से क्या करना पड़ेगा, एक कोऑर्डिनेट सिस्टम को जोड़ना पड़ेगा, तभी हम प्यारे बच्चों पोजीशन को एग्जैक्टली सही सही हर एक पार्टिकल के लिए बता पाएंगे और सेंटर ऑफ मास की पोजीशन भी बता पाएंगे। इसलिए सबसे पहले तो ये कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाना चाहिए, ठीक है। तो ये एक मान लीजिए कोऑर्डिनेट सिस्टम है और ये इसका ओरिजिन है, ऐसा है, ठीक है। अब मान लीजिए प्यारे बच्चों कि हमारे पास मान लीजिए कि यहाँ पे एक मास इस तरीके से है, ठीक है, इस तरीके से m1, ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे मान लेता हूँ कि m2, इस तरीके से कोई मास है, यहाँ पे मान लेते हैं m3 मास इस तरीके से, और इसी तरीके से यहाँ पे ढेर सारे कितने भी नंबर ऑफ पार्टिकल्स लिए जा सकते हैं। तो इन्हीं पार्टिकल्स को लेकर के मैं आगे बढ़ रहा हूँ, मान लीजिए इतने पार्टिकल हैं, ढेर सारे पार्टिकल्स भी हो सकते हैं, ठीक प्यारे बच्चों। तो इन सब का सेंटर ऑफ मास अगर मैं मान लूं कि यहाँ पर है, ऐसा अगर मैं मान लूं प्यारे बच्चों, तो ये क्या हो गया, सेंटर ऑफ मास, COM, इसी को मैंने शॉर्ट में लिख दिया COM, यानी सेंटर ऑफ मास प्यारे बच्चों, ठीक। तो अगर मैं बताना चाहता हूं यहां से कि सेंटर ऑफ मास की पोजीशन क्या होगी, ठीक प्यारे बच्चों, यहां पे प्यारे बच्चों हमारे पास तीसरा एक्सिस भी हो सकता है, तीनों एक्सिस में हम चीजों को ले सकते हैं, क्या पता कौन सा पार्टिकल कहां पर है, ठीक है। तो यहाँ पे तीनों एक्सिस भी हम ले सकते हैं, तो ऐसा भी आप लिख सकते हो यहाँ पे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब अगर मुझे बताना हो कि यहाँ से जो सेंटर ऑफ मास है उसकी पोजीशन क्या है, तो इसके लिए क्या करूंगा मैं, यहाँ पर इसका पोजीशन वेक्टर हम देखते हैं, मान लीजिए यहाँ पर ये है और ये इसके लिए पोजीशन वेक्टर हो गया, तो मैं इस पोजीशन वेक्टर को ले लेता हूँ कुछ r वेक्टर, ऐसा कुछ ले लेता हूँ, ठीक। अब देखिए इसकी पोजीशन क्या है, तो यहां से इसके लिए पोजीशन वेक्टर लिख लेंगे r1, m1 के लिए मैं r1 वेक्टर लिख लेता हूं, m2 के लिए मैं क्या लिख लेता हूं, पोजीशन वेक्टर, ये प्यारे बच्चों में लिख लेता हूं r2 वेक्टर, और m3 के लिए मैं क्या लिख लेता हूं, m3 के लिए मैं लिख ले रहा हूं r3 वेक्टर। तो इस तरीके से प्यारे बच्चों अगर इनके पोजीशन वेक्टर्स हैं, तो जो r वेक्टर है यानी पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, वो किस तरीके से लिखी जाएगी वो जरा देख लीजिए। इस तरीके से प्यारे बच्चों हमें इसका पोजीशन लिखना है, ये सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर है, ये क्या बताएगा, ये सेंटर ऑफ मास की पोजीशन बताएगा, और हमें निकालना क्या है, सेंटर ऑफ मास की ही पोजीशन तो निकालना है। तो ये किस तरीके से निकलेगी वो जरा देख लीजिए प्यारे बच्चों, m1 r1 वेक्टर प्लस m2 r2 वेक्टर प्लस m3 r3 वेक्टर, इस तरीके से अपान m1 प्लस m2 प्लस m3 प्यारे बच्चों। तो इस तरीके से अगर इन तीन, ये जो तीन पार्टिकल्स हमारे पास हैं और इनका हमें सेंटर ऑफ मास की पोजीशन निकालना हो, तो प्यारे बच्चों इस तरीके से निकाली जाएगी। और अगर यहाँ पर n नंबर ऑफ पार्टिकल्स हो तो क्या होगा, इसी को आगे हम एक्सटेंड कर देते हैं, ऐसे डॉट 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 प्लस mn rn वेक्टर, ठीक, और यहाँ पे नीचे डॉट 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 mn। तो इस तरीके से यहाँ पे ये एक फार्मूला हो गया सेंटर ऑफ मास की पोजीशन निकालने के लिए। इसी चीज को हम बुक्स आदि में देखते हैं तो बहुत डर जाते हैं, बुक्स में इसको डराने के लिए कैसे लिखते हैं वो जरा देख लीजिए। बुक्स में अगर इसको आप देखो तो डराने के लिए इस तरीके से इसको लिखा जा सकता है, ऊपर वाली चीज को हम लिख सकते हैं सिग्मा i = 1 to n mi ri, इसके ऊपर वेक्टर भी लगा लीजिएगा। तो यहाँ पे इसका क्या मतलब हुआ कि i की वैल्यू 1 से n तक डालते जाओ, क्योंकि हमारे पास n नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, और यहाँ पे ही तो डालना है, i = 1 to n तक वैल्यूज डालते जाओ और उनका सम करते जाओ, क्योंकि यहाँ समीशन का साइन लगा हुआ है, ठीक। तो जब ऐसा करेंगे तो इस तरीके की चीज मिल जाएगी, ठीक। और नीचे भी इसी तरीके से हम इसको कुछ लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ऐसे i = 1 to n और m i प्यारे बच्चों, यहाँ पे i = 1 से n तक वैल्यूज डालते जाओ और उनका सम करते जाओ, तो ये नीचे वाली चीज मिल जाएगी। तो इस तरीके से हम चीजों को लिख देते हैं और हम लोग बहुत डर जाते हैं, तो इस चीज को डरने की जरूरत नहीं है, इससे ये यही चीज है प्यारे बच्चों, ठीक। तो चलिए अभी हमने देखा कि जब हमारे पास डिस्क्रीट सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स होगा तो वहां पे जो सेंटर ऑफ मास की पोजीशन है वो किस तरीके से निकाली जाएगी, तो वो इस तरीके से निकाली जाएगी।
इस फार्मूले को आपको याद रखना है, बेहद ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है प्यारे बच्चों। ठीक, अगर आपको यही नहीं याद रहा तो निश्चित रूप से आप सेंटर ऑफ मास में फेल हो जाओगे, सेंटर ऑफ मास में आप कहीं सक्सेस नहीं हो पाओगे। ठीक है, तो चलिए ये रहा फार्मूला सेंटर ऑफ मास की पोजीशन निकालने के लिए अगर हमारे पास जो पार्टिकल्स हैं वो दूर दूर हो। ठीक, तो चलिए इसको आप नोट डाउन करिए, मैं इसको मिटाता हूं और बढ़ते हैं आगे। ठीक, चलिए अब देखिए प्यारे बच्चों, ये तो हो गया आर वेक्टर, उसका पोजीशन वेक्टर हो गया सेंटर ऑफ मास का। लेकिन अगर यहीं पर मुझे इसके कोऑर्डिनेट्स निकालने हो, मतलब मुझे अलग अलग बताना हो कि x में कितना डिस्टेंस है, y में कितना डिस्टेंस है और z में कितना डिस्टेंस है। वैसे तो ये तीनों चीजों को कवर कर रहा है, ये x y z तीनों चीजों को कवर करेगा। पोजीशन वेक्टर तो हर एक चीज को बता देगा ना कि x में कितना है, y में कितना है, z में कितना है। लेकिन अगर मैं अलग से निकालना चाहूँ, जैसे मैं अलग अलग इसके कोऑर्डिनेट्स निकालना चाहूँ तो किस तरीके से निकालेंगे, तो प्यारे बच्चों यहाँ पर इस तरीके से निकाला जाएगा। मान लीजिए कि सेंटर ऑफ मास का जो x कोऑर्डिनेट है वो निकालना है, तो प्यारे बच्चों इस तरीके से निकाला जाएगा, m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस डॉट डॉट, ऐसे ही मान लीजिए n नंबर ऑफ पार्टिकल है तो mn xn, ठीक प्यारे बच्चों, अपान m1 प्लस m2 प्लस डॉट डॉट mn। ठीक, यहाँ जो x1 x2 और xn ये क्या है, ठीक प्यारे बच्चों, तो ये क्या है, ये है कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, m1 का कोऑर्डिनेट है ये m2 का कोऑर्डिनेट है और ये xn क्या है, mn का कोऑर्डिनेट है। ठीक प्यारे बच्चों, तो इसमें कुछ पॉजिटिव भी हो सकते हैं, कुछ नेगेटिव भी हो सकते हैं। मान लीजिए किसी का x कोऑर्डिनेट है 2 तो वहां 2 रखेंगे, किसी का x कोऑर्डिनेट है -3 तो -3 रखेंगे। तो ये कोऑर्डिनेट माइनस और प्लस दोनों में हो सकते हैं। ठीक है, तो बिग साइन यहाँ पर रखा जाएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, ये भी ध्यान देना है। तो इस तरीके से x कोऑर्डिनेट अगर निकालना हो तो इस तरीके से निकल जाएगा। ठीक, इसी तरीके से अगर y कोऑर्डिनेट लिखना हो तो वो किस तरीके से निकलेगा, इसी चीज को प्यारे बच्चों ऐसे बना सकते हो। अगर बुक्स में कभी ऐसा दिख जाए तो डरना नहीं है, इसको ऐसे ही लिख सकते थे। ऐसे कैसे, सिग्मा i इक्वल 1 टू लेकर n और यहाँ पे mi xi, ऐसे भी लिख सकते हैं इसी चीज को। ठीक है, ये वही चीज है। और अपान में क्या, सिग्मा i इक्वल 1 टू n और mi, ऐसा लिख सकते हैं प्यारे बच्चों। तो इसी चीज को ऐसे भी लिख सकते हैं और इस चीज को ऐसे भी लिख सकते हैं, तो इससे डरना नहीं है। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर देखिए, इसको अगर मुझे लिखना हो तो m1 y1 m2 y2 प्लस डॉट डॉट mn yn अपान m1 प्लस m2 प्लस डॉट डॉट mn, ऐसा कहे बच्चों। ठीक है, इस चीज को भी आप इस तरीके से लिख सकते हो, लेकिन मैं अभी उसको इस तरीके से लिखने वाला नहीं हूं, आप खुद भी लिख सकते हो। ठीक है, इसी तरीके से अगर जो z वाला कोऑर्डिनेट निकालना हो तो क्या होगा, mn z1 m2 z2 डॉट डॉट mn zn अपान m1 प्लस m2 प्लस डॉट डॉट mn। ठीक प्यारे बच्चों, तो इस तरीके से अलग अलग कोऑर्डिनेट्स भी निकाले जा सकते हैं। तो अब मैं इस पूरी चीज को साफ करने वाला हूं और चलते हैं आगे की ओर। ठीक है।